नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बेहतरीन तरीके से जारी रखे होंगे। जैसा कि हम सबके बीच उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने परीक्षा का कैलेंडर जारी कर दिया है और उस परीक्षा कैलेंडर में उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की भी तिथि मेंशन है। तिथि आप सबको पता होगी, 27 अक्टूबर है। तो लग जाइए अब 27 अक्टूबर के लिए और बेहतर तरीके से तैयारी करिए। मेरे चैनल के माध्यम से आप सबको उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई जा रही है, जो लगातार प्रारंभिक परीक्षा के दिन तक आपको मिलती रहेगी। ये श्रृंखला प्रतिदिन 20 प्रश्नों की होगी, जो सुबह 9 बजे आपको प्रत्येक दिन मिल जाया करेगी। तो आशा करता हूँ आप सब जो है इससे लाभ प्राप्त करेंगे और ये आशा भी करता हूँ कि आप सब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों तक शेयर भी करेंगे, ताकि उनको भी इस सेशन से लाभ प्राप्त हो। तो निश्चित तौर पर अब ये सेशन आप सबके लिए बेहतर से बेहतरीन होने वाला है और आप सबको मजबूत बनाने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में है सतत विकास लक्ष्य और सूची 2 में है उससे संबंधित विषय। देखते हैं। SDG 10 सतत शहर एवं समुदाय, SDG 11 असमानताओं में कमी, SDG 12 उत्तरदायी उपभोग एवं उत्पादन, SDG 16 शांति न्याय एवं सुदृढ़ संस्थान। तो इसको अरेंज करते हैं। SDG 10 ये था आपका असमानताओं में कमी से संबंधित, SDG 11 वो है सतत शहर से एवं समुदाय से संबंधित, और SDG 12 है उत्तरदायी उपभोग से उत्पादन, और SDG 16 है शांति न्याय एवं सुदृढ़ संस्थान। तो इसका उत्तर बनेगा 2 1 3 4, 2 1 3 4, ये सी में रखा हुआ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। तो दोस्तों पहली चीज़ तो ये कि SDG लक्ष्य से संबंधित जो है प्रश्न, वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कोई भी परीक्षा रही हो, हर बार पूछा गया और कम से कम 2 प्रश्न एक प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं। तो आप सब जो है इसको एकदम टिप्स पर याद कर लीजिएगा अच्छे से एकदम, और अपने 2 प्रश्न सही करने की जो है संभावना को बढ़ा लीजिएगा। तो ये मैंने पूरी PDF में लगा दी है। ये PDF जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। स्टडी विद परिवर्तन के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जो आपको मैं आपको लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में पिन कर दूंगा। आप जाके डायरेक्ट वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं और इस PDF को प्राप्त करें और ठीक से इस PDF में पढ़ लें जो भी चीज़ें हैं, और याद कर लें 17 के 17 लक्ष्य, क्योंकि इनमें से 2 प्रश्न आपके आने ही आने हैं। आइए एक बार ओवरव्यू जरूर दे देता हूँ आपको। तो पहला है गरीबी उन्मूलन संबंधित, दूसरा है भुखमरी की समाप्ति संबंधित, तीसरा है अच्छे स्वास्थ्य संबंधित, चौथा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा संबंधित, पांचवा है लैंगिक समानता संबंधित, छठा है साफ पानी और स्वच्छता संबंधित, सातवां है सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा संबंधित, आठवां है अच्छा काम और आर्थिक विकास से संबंधित, नवा है उद्योग नवाचार एवं बुनियादी ढांचे से संबंधित, 10वां है असमानता में कमी, 11वां है जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन, 12वां है जलवायु परिवर्तन, 13वां है पानी में जीवन, और 14वां है भूमि पर जीवन, 15वां है शांति एवं न्याय के लिए संस्थान, और आपका 17वां है लक्ष्य प्राप्ति के लिए सामूहिक साझेदारी। तो ये रहे आपके सारे के सारे लक्ष्य और आप इनको ठीक से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हल्दी भूमिगत तने का उदाहरण है जिसे कहते हैं बल्ब, कार्म, ट्यूबर, राइजोम। तो आप अपना उत्तर बताएं। इसका सही उत्तर है राइजोम। राइजोम जो है वो एक प्रकार के प्रकंद होते हैं, मतलब प्रकंद ही होते हैं राइजोम, और जो आपका हल्दी है वो एक प्रकार का प्रकंद है, ठीक है। तो वनस्पति विज्ञान में राइजोम प्रकंद से तात्पर्य अंतःभूमिक पौधे के तने से है, जो सामान्यतः भूमि के अंदर पाया जाता है। यह प्रायः अपनी जड़ों और गांठों द्वारा भूमि से बाहर निकलता है। अदरक, हल्दी इत्यादि प्रकंद के उदाहरण हैं। तो प्रकंद के कौन कौन से उदाहरण है? अदरक, हल्दी इत्यादि, ठीक है। क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मन्नार की खाड़ी में तटीय या सीमांत प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। लक्षद्वीप में एटॉल प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो।
तो इसका उत्तर होगा मन्नार की खाड़ी में तटीय एवं सीमांत प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं, ये बिल्कुल सही है। लक्षद्वीप में एटॉल प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर होगा 1 और 2 दोनों, सी। इसका सही उत्तर है सी। मन्नार की खाड़ी तथा कच्छ की खाड़ी तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तटीय सीमांत प्रकार की प्रवाल भित्तियाँ तथा लक्षद्वीप में एटॉल प्रकार की प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ, ये एकदम याद करने वाली चीज़ है, कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, पीसीएस में पूछा गया है। ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। कौन? ग्रेट बैरियर रीफ। तो ये आप ठीक से याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस शहर में देश की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी विकसित की जाएगी? तो देश की जो पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी है वो कहाँ विकसित की जाएगी, ये बताना है आपको। लखनऊ, मुंबई, हैदराबाद, गांधीनगर। इसका सही उत्तर है लखनऊ। लखनऊ में देश की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी विकसित की जाएगी और इस परियोजना के लिए जो है वो नादरगंज औद्योगिक क्षेत्र को 40 एकड़ भूमि जो विकासकर्ता कंपनियां हैं उनको दे दी जाएंगी। यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा इस प्रोजेक्ट हेतु नोडल एजेंसी तय किया गया है, जिसके द्वारा इस संदर्भ में दिसंबर 2023 में EOI जारी किया गया है। लखनऊ में इस सिटी को विकसित करने की समय सीमा जो है वो 5 वर्ष तय की गई है। तो लखनऊ में 5 वर्ष में ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी है वो विकसित होकर तैयार हो जाएगी। और इस परियोजना की जो नोडल एजेंसी है ये महत्वपूर्ण है, यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर प्रदेश राज्य की पहली अंतर जिला, ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य की पहली अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत किन 2 स्थलों के मध्य हुई? पिपरहवा से श्रावस्ती के मध्य, नौचंदी से अयोध्या के मध्य, अयोध्या से लखनऊ के मध्य, बटेश्वर से गोवर्धन के मध्य। इसका सही उत्तर है बटेश्वर से गोवर्धन के मध्य। बटेश्वर आगरा में है और गोवर्धन जो है वो आपका मथुरा में है। यहीं से इनकी शुरुआत होती है हेलीकॉप्टर सेवा की। तो 25 दिसंबर 2023 को सुशासन दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा आगरा के बटेश्वर से उद्घाटन किया गया है। आगरा के बटेश्वर से मथुरा के गोवर्धन तक राज्य की पहली अंतरजिला हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई है। 12 दिसंबर 2023 को हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने के लिए उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग द्वारा राजस एरो स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड के मध्य समझौता किया गया है। तो इसका जो है पर्यटन विभाग ने किस कंपनी से जो है समझौता किया है? राजस एरो स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब इन्हीं की जो है विमान आपको देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के लिए बृहद पोषक तत्व नहीं? ये बृहद पोषक तत्व के बारे में पूछ रहा है कि बृहद पोषक तत्व नहीं है। कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, आयरन। तो इसका सही उत्तर बताएं। कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, आयरन। इसका सही उत्तर है डी, आयरन। आयरन जो है वो बृहद पोषक तत्व नहीं है, शेष आपके बृहद पोषक तत्व हैं। आयरन जो है वो सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो लिखा है कि प्रश्नगत विकल्पों में से कार्बन, सल्फर एवं फास्फोरस पौधे के लिए बृहद पोषक तत्व की श्रेणी में आते हैं, जबकि आयरन जो है वो सूक्ष्म पोषक तत्वों की श्रेणी में आता है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम अन्य बृहद पोषक तत्व हैं। तो आप बृहद पोषक तत्व अगर आप याद रखते तो सूक्ष्म पोषक तत्वों को आप ठीक से छांट पाते। ठीक है, तो कौन कौन से हो गए बृहद पोषक तत्व? कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब बृहद पोषक तत्व है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, तालाब के पारिस्थितिक तंत्र का जीव भार पिरामिड उल्टा होता है। कथन 2, तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादों की संख्या कम होती है। तो पूछ रहा है ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है, ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। डी जो है वो ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या है।
इसका सही उत्तर होगा तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र का जीव भार पिरामिड उल्टा होता है। ये बिल्कुल सही है। तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों की संख्या कम होती है, कम नहीं होती है, अधिक होती है, अधिक होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए सही है, किंतु आर गलत है। एक तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र का जीव भार पिरामिड उल्टा होता है क्योंकि इसमें प्राथमिक उत्पादकों की संख्या अधिक होते हुए भी उनका जीव भार जो है वो कम होता है। अतः कथन ए सही है, किंतु कारण आर वो जो है वो गलत है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 का अपचयन होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में H2O का उपचयन होता है। तो यहाँ पे समझिए, अपचयन का मतलब है वो रिडक्शन से है और उपचयन का मतलब जो है वो ऑक्सीडेशन से है। अपचयन मतलब रिडक्शन और उपचयन मतलब जो है आपका ऑक्सीडेशन। तो इसका सही उत्तर बताएं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, CO2 का उपचयन होता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में H2O का उपचयन होता है। इसका उत्तर हो जाएगा बी। 1 और 2 दोनों सही हैं। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का अपचयन तथा H2O का ऑक्सीकरण होता है। उपचयन इसको भी बोलते हैं, ऑक्सीकरण भी बोलते हैं और उपचयन भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला है जो हमने अक्सर NCERTs में देखा है, आप सबने भी पढ़ा ही होगा और आपको अच्छे से इस फार्मूले के बारे में पता होगा, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। फार्मूला होता है 6CO2 प्लस 12H2O, जिसमें सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति के बाद जो प्रोडक्ट हासिल होता है वो होता है C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ये नहीं वाले को अक्सर ध्यान दीजिएगा, अक्सर क्वेश्चन गलत यहीं पे होते हैं। विटामिन B12 प्रति अरक्तता कारक, विटामिन C प्रति स्कर्वी कारक, विटामिन D बंधता रोधी कारक, विटामिन K प्रति रक्तस्रावी कारक। तो पूछ रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है। विटामिन B12 ये अरक्तता को रोकता है, अगर ये विटामिन B12 नहीं होगा तो जो है अरक्तता की शिकायत हो जाएगी, तो ये तो सही है। विटामिन C प्रतिस्कर्वी कारक, ये भी सही है। और विटामिन K प्रति रक्तस्रावी कारक, ये भी बिल्कुल सही है। विटामिन D बंधता रोधी कारक, ये सही नहीं है। जो बंधता रोधी कारक होता है वो जो है विटामिन E होता है। ठीक है, विटामिन E। तो देखते हैं इसकी व्याख्या। विटामिन E को बंधता रोधी कारक भी कहते हैं। विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स तथा वयस्कों में ऑस्टियोमैलेशिया नामक बीमारी हो जाती है। ठीक है, तो विटामिन D का जो रासायनिक नाम है वो कैल्सीफेरॉल है और इसकी कमी से जो है वो ऑस्टियोमैलेशिया जो वयस्कों में होता है और बच्चों में रिकेट्स हो जाता है। ठीक है, विटामिन D के लिए ही आप धूप लेते हो, विटामिन D के लिए ही आप जो है कैल्शियम की गोलियां खाते हो और वहीं से इसका नाम कैल्सीफेरॉल भी पड़ा है। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका सी होगा। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 10, भारत में कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं। 9, 10, 15 और 18। इसका सही उत्तर है बी 10। 10 भौगोलिक क्षेत्र हैं। भारत को 10 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है और भारत में जो है वो 15 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है पीसीएस में कि भारत में जो है वो कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। ठीक है, तो कृषि जलवायु क्षेत्र जो है वो 15 हैं और जैव भौगोलिक क्षेत्र जो है वो आपके 10 हैं। कौन कौन से हैं वो यहाँ पे स्लाइड में दिया हुआ है। पहला है ट्रांस हिमालयी क्षेत्र, दूसरा है हिमालयी क्षेत्र, तीसरा है रेगिस्तान क्षेत्र, चौथा है अर्धशुष्क क्षेत्र, पांचवा है पश्चिमी घाट क्षेत्र, छठा है डेक्कन पठार क्षेत्र, सातवां है गंगा के मैदान, आठवां है तटीय क्षेत्र, नवां है उत्तर पूर्व क्षेत्र, 10वां है द्वीप। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, 2024 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया गया है। तो रानी दुर्गावती देख के ही आप लोग जल्दी से उत्तर मार देंगे, ये तो आसान क्वेश्चन है आपके लिए। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र।
इसका उत्तर कमेंट जरूर करें आप, ठीक है। इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ही रानी दुर्गावती के नाम से रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व भी अभी घोषित हुआ है, तो वो भी आपको पता ही होगा। तो रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ जो है वो मध्य प्रदेश से हुआ है। उत्तर इसका सी होगा। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना जनवरी 2024 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा इसका शुभारंभ किया गया जनवरी 2024 में, ठीक है। जो इसका उद्देश्य है वो है मोटे अनाज की पैदावार को बढ़ावा देना। श्री अन्न उत्पादन करने वाले किसानों को प्रति किलो 10 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत 1992 में हुई। भारत में कुल 35 हाथी रिजर्व क्षेत्र हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत 1992 में हुई, बिल्कुल सही है। भारत में कुल 35 हाथी रिजर्व क्षेत्र, ये गलत है, 35 नहीं 33 हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका केवल 1। भारत में फरवरी 1992 में हाथी परियोजना की जो है वो शुरुआत की गई थी। भारत में कुल 33 हाथी रिजर्व क्षेत्र हैं। दिसंबर 2023 की स्थिति के अनुसार ये बताया जा रहा है। 33 हाथी रिजर्व क्षेत्र हैं और 1992 में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, हाथी परियोजना कब स्टार्ट हुई है, तो आप इसको ठीक से याद कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे सारे जो है हाथी रिजर्व हैं, एलिफेंट रिजर्व, उनको इसमें दर्शा दिया, आप पढ़ लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट 2024 में महिला वर्ग की विजेता एलेना रिवाकिना का संबंध किस देश से है? देखिए, खेलों से प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं, और खेल टेनिस हो, बेसबॉल हो, बास्केटबॉल हो और आपका क्रिकेट हो, इनसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। टेनिस हो, टेनिस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, हर बार आते हैं। कोई एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तो रहता ही रहता है खेलों से, तो आप इसको जरूर देखिएगा। लिखा है ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट 2024 में महिला वर्ग की विजेता एलेना रिवाकिना का संबंध किस देश से है? तो पहली चीज़ तो ये कि अगर इसमें एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट 2024 जो है वो महिला वर्ग की जो विजेता है वो कौन है? तो एलेना रिवाकिना जी हैं। उनका किस देश संबंध है वो पूछ रहा है इसमें। चेक गणराज्य, कजाकिस्तान, बेलारूस, बुल्गारिया। तो एलेना रिवाकिना जी हैं, वो जो है कजाकिस्तान से संबंधित हैं। और इस जो इन्होंने जिसको हराया है वो कहाँ की थी? वो बेलारूस की थी। तो ये भी आप याद रखिएगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा है कि महिला वर्ग की जो विजेता है वो एलेना रिवाकिना, वो कजाकिस्तान की हैं। जो उप विजेता जी हैं वो आरेना सबालेंका जी, वो बेलारूस की हैं। तो ये इनका नाम भी याद रखिएगा, आरेना सबालेंका जी, ठीक है। पुरुष वर्ग का भी आप याद करिएगा। पुरुष वर्ग में जो विजेता है वो ग्रिगोर तिमित्रोव जी हैं, जो बुल्गारिया से हैं, और उप विजेता होल्गर रून जी हैं, वो डेनमार्क के हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन के बारे में पूछ रहा है। इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन और साइटोकिनिन। जल्दी से इसका उत्तर कमेंट करें। इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकिनिन। इसका सही उत्तर है साइटोकिनिन, ठीक है। देखते हैं। पादप हार्मोन पौधे में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले विशेष कार्बनिक यौगिक हैं। ये परिवहन के उपरांत पौधों के विभिन्न अंगों में अति लघु मात्रा में, ठीक है, अति लघु मात्रा में पहुंचकर वृद्धि एवं अनेक उपापचयी क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल तथा एथिलीन पादप हार्मोन के प्रमुख उदाहरण हैं। कौन कौन से हैं? ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए, इसको आप बार बार याद रखिएगा। मैंने क्वेश्चन पर ऐसे ही बार बार नहीं शब्द का इस्तेमाल किया है ताकि आपको ठीक से प्रैक्टिस हो जाए इस चीज़ की। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पिचावरम मैंग्रोव तमिलनाडु, नंदा झील गोवा, पाला वेटलैंड मिजोरम और कांजली झील उत्तराखंड। तो पिचावरम मैंग्रोव जो है वो तमिलनाडु में है, बिल्कुल सही है। नंदा झील गोवा में है, ये भी बिल्कुल सही है। पाला वेटलैंड मिजोरम, ये भी बिल्कुल सही है। अब ये तीनों जो है वो रामसर साइट भी हैं, ठीक है। तो ये तीनों जो है वो रामसर साइट्स भी हैं।
और कांजली झील उत्तराखंड, कांजली झील भी रामसर साइट है पर ये उत्तराखंड में नहीं है, पंजाब में है, ये आप ठीक से याद रखिएगा। तो कांजली झील पंजाब में स्थित है, यह एक रामसर स्थल है। प्रश्नगत शेष तीनों रामसर स्थल एवं उनके राज्य सही सुमेलित हैं। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित जैव भू रासायनिक चक्र में किस में चट्टानों का अक्षय चक्र में प्रवेश करने वाले पोषक तत्व से निर्मित होने का मुख्य स्रोत है? सल्फर चक्र, फास्फोरस चक्र, जल चक्र, नाइट्रोजन चक्र। तो बताएं इसका उत्तर। इसका उत्तर होगा फास्फोरस चक्र। ये आपको सारे चक्र पढ़ने हैं, इससे एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा पीसीएस में। सारे चक्र आप ठीक से पढ़ लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा, और अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो जब भी मेरी क्लास होगी मैं इनको ठीक से विस्तार पूर्वक समझाऊंगा कि सल्फर चक्र क्या होता है, फास्फोरस चक्र क्या होता है, जल चक्र क्या होता है, नाइट्रोजन चक्र क्या होता है। इसका उत्तर है फास्फोरस चक्र। फास्फोरस चक्र में फास्फोरस मुख्य रूप से चट्टानों के अपक्षय से मुक्त होता है, क्योंकि यह मुख्य रूप से चट्टानों में फास्फेट खनिज के रूप में होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में बुकर पुरस्कार 2023 निम्नलिखित में से किस कृति को प्रदान किया गया? तो बताएं। प्रॉफिट सॉन्ग, टाइम सेटलर, फायरबर्ड्स, ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड। देखिए बुकर पुरस्कार से क्वेश्चन, डेवन मैग्सेस आपका नोबेल पुरस्कार। देखिए ये कुछ ऐसे पुरस्कार हैं जिनसे क्वेश्चन आपको हर बार परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। तो एक लिस्ट जो है ऐसे तैयार होनी चाहिए, हमें कुछ एरियाज पता होने चाहिए, कौन सा खेल, कौन सा पुरस्कार, ऐसी लिस्ट तैयार हो, खेलों की लिस्ट और जो है पुरस्कारों की लिस्ट। किन से बाहर तो नहीं आएगा, मैं आपको ऐसे ही हालांकि क्वेश्चन करवाते रहूँगा तो आपका जो है वो क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप अपना लिस्ट एक बार बना लें। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका सही उत्तर है प्रॉफिट सॉन्ग। तो प्रॉफिट सॉन्ग जो है वो किसका है उपन्यास, ये देखते हैं कि 26 नवंबर 2023 को आयरलैंड के लेखक पॉल लिंच को, ये जो कहाँ के हैं, आयरलैंड के हैं, और नाम है उनका पॉल लिंच। तो ये पॉल लिंच साहब का उपन्यास है और आयरलैंड के हैं। ये प्रॉफिट सॉन्ग के लिए प्रदत्त किया जाएगा। भारतीय मूल की जो लेखिका है वो चेतना मारू के उपन्यास वेस्टरलेल को भी इस वर्ष बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। देखिए ये क्वेश्चन भी पूछने की प्रबल संभावना है। पहला तो ये कि हमारे देश से संबंधित है, और मैन बुकर पुरस्कार के लिए जो है शॉर्टलिस्ट किया गया था। किनको? चेतना मारू जी को। किस उपन्यास के लिए? वेस्टरलेन के लिए। तो ये आपको मतलब आप लोग ठीक से याद रखिएगा। वर्ष 1969 में स्थापित बुकर पुरस्कार, कब स्थापित किया गया था बुकर पुरस्कार को? 1969 ईस्वी में। अंग्रेजी भाषा का जो है ये अग्रणी पुरस्कार है, साहित्यिक पुरस्कार है, जो प्रत्येक वर्ष अंग्रेजी में लिखे गए तथा यूके व आयरलैंड में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ उपन्यास को प्रदान किया जाता है। सस्टेन्ड वर्क ऑफ फिक्शन, वर्ष 2022 में यह पुरस्कार श्रीलंका के सेहान करुणा तिलका को द सेवन मून ऑफ माली एल्मीडा को प्रदान किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सहारनपुर का उत्पाद है लकड़ी पर नक्काशी, सुल्तानपुर मूंज के उत्पाद, मैनपुरी लौह कला, संभल सींग एवं अस्थि उत्पाद। जल्दी इसका उत्तर बताएं। सहारनपुर लकड़ी पर नक्काशी, सुल्तानपुर मूंज उत्पाद, मैनपुरी लौह कला, संभल सींग एवं अस्थि उत्पाद। देखिए सहारनपुर लकड़ी पर नक्काशी ये बिल्कुल सही है, सुल्तानपुर मूंज उत्पाद ये भी बिल्कुल सही है, संभल सींग एवं अस्थि उत्पाद ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन मैनपुरी और लौह कला यहाँ पे क्या पूछा है? सुमेलित नहीं है ना। हाँ तो यही सही, यही सुमेलित नहीं है। मैनपुरी जो है, मैनपुरी लौह कलश नहीं, ये तारकाशी से है, और लौह कला वो आपका शामली से संबंधित है। ठीक है, तो आपका इसका उत्तर हो गया सी। देखते हैं इसमें क्या लिखा है। निम्न एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत प्रश्नगत जिलों एवं उनके चिन्हित उत्पादों का सुमेलन इस प्रकार है: सहारनपुर लकड़ी पर नक्काशी, सुल्तानपुर मूंज उत्पाद, मैनपुरी तारकशी कला, संभल सींग एवं अस्थि उत्पाद, और शामली जो है ये लौह कला। तो आप जो है ठीक से इनको याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं 19वें प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित
नहीं है, ये सम्मिलित नहीं है, सुमेलित होना चाहिए, ये गलत लिखा हुआ है, सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? फसल है और उनसे संबंधित रोग हैं। धान हरित बाल, बाजरा अरगट, मटर बुकनी और चना जो है वो उकठा बिल्ट। इसका उत्तर होगा, देखिए चना जो है बिल्कुल सही है, उटखा बिल्ट रोग हो जाता है, मटर में बुकनी रोग लगता है, बाजरे में अरगट रोग लगता है, धान में हरित बाल नहीं, ये धान में हरित बाल नहीं लगता, हरित बाल जो है वे भी बाजरे का ही रोग है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, जो सही सुमेलित नहीं है। हरित बाल रोग बाजरे में पाया जाता है, इसमें बाजरे की बालियों के स्थान पर टेढ़ी मेढ़ी हरी हरी पत्तियां सी बन जाती हैं, जिससे पूर्ण बाली झाड़ू के समान दिखाई देती है और पौधे बौने रह जाते हैं। शेष सारे विकल्प जो है वो सही सुमेलित हैं। बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन पर। 20वां प्रश्न है कि अक्टूबर 2023 में किन दो भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिकों को अमेरिका के सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दो भारतीय वैज्ञानिकों को अमेरिका के सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अतुल कुमार और अनिरुद्ध कनिष्ठेठी, राधा राय और कनिष्ठ तिलक रत्न, आर रवि कन्नन और किशोर कांत, अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश। इसका सही उत्तर होगा अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश। देखिए पुरस्कारों को मैंने पहले ही बताया है कि जो भी बड़े पुरस्कार हैं वैश्विक स्तर पर और भारतीय स्तर पर, अगर उसमें कोई भारतीय शामिल है, भारतीयों का नाम है, तो वो थोड़ा हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब ये चूँकि भारतीय मूल के लोगों को मिला है अमेरिका का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार, तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आने की इसकी संभावना बढ़ जाती है। तो आप सब जो है इसको ठीक से पढ़ लीजिए। भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 24 अक्टूबर 2023 को अमेरिका के सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया। अशोक गाडगिल को, देखिए अशोक गाडगिल को किसके लिए मिला? नेशनल टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन मेडल, तथा सुब्रा सुरेश को नेशनल मेडल ऑफ साइंस से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ये रहे आज के 20 प्रश्न और आशा करता हूँ कि सबको जो है प्रश्न बहुत अच्छे लगे होंगे और आप सबको निश्चित तौर पे ये परीक्षा में बहुत मदद करेंगे। बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला आपको लगातार परीक्षा के समय तक मिलती रहेगी। आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें और कमेंट खूब करें। अगर आपको कुछ और चेंजेस कराने हैं या प्रश्नों में कुछ आपको गड़बड़ी लगी हो या और थोड़े टफ क्वेश्चन करवाने हो तो मुझे लिख दीजिएगा, मैं अगली बार और कुछ टफ क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।